स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनट ऑफ क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। पार्ट का नाम है 5 की दिशा में। स्टूडेंट्स, के पहले मैंने दो पार्ट के वीडियो लेक्चर बना के रखे हुए हैं। यदि आपको उन दोनों पार्टों के वीडियो लेक्चर देखने तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे दोनों पार्ट और आप लोग देख सकते हो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इसको स्टार्ट करना है हरित ऊर्जा की दिशा में। सबसे पहले समझ लेते हैं हरित ऊर्जा की दिशा में होता क्या है। ठीक है, पार्ट का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि पार्ट में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आज की क्लास में। तो हरित ऊर्जा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण का प्रदूषण ना हो, ऐसे साधनों का उपयोग करके ऊर्जा अगर हम लोग तैयार करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? हरित ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हवा का उपयोग करके ऊर्जा तैयार की जा रही है, सूर्य प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा तैयार की जा रही है, गोबर गैस का उपयोग करके ऊर्जा तैयार की जा रही है। तो एक जो कदम है इस सरकार द्वारा उठाए गए हैं, इसे क्या कहा जाएगा? हरित ऊर्जा की दिशा में। इससे क्या होगा? जो हमारे पानी से ऊर्जा तैयार की जा रही है, जो परमाणु स्रोत से ऊर्जा तैयार की जा रही है, उनसे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, पर्यावरण को बहुत क्षति होती है। लेकिन अगर हम लोग हवा और सूर्य प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा तैयार करेंगे तो इनसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, इससे कोई किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता और पर्यावरण के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमको देखना है ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के विविध रूप कौन से, ऊर्जा के प्रकार कौन से हैं, ऊर्जा और ऊर्जा का उपयोग हम लोग देखेंगे। हमारा जो ऊर्जा है उसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, ऊर्जा के प्रकार और साधनों का उपयोग, मतलब कौन कौन से प्रकार की ऊर्जा है और उनका कौन से साधनों में उसका उपयोग किया जाता है। फिर हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग लाई जाती है और विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है। तो लास्ट वाला जो टॉपिक बोला मैंने, विद्युत ऊर्जा की निर्मित, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो की स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप जितना काम कर सकते हो उसे क्या कहा जाएगा? आपकी ऊर्जा कही जाएगी। मतलब एक मान लेते 2 व्यक्ति आपके पास है, एक व्यक्ति 3 घंटा काम करता है, एक व्यक्ति 6 घंटा काम कर लेता है। मतलब जो 6 घंटा काम करता व्यक्ति, उसकी ऊर्जा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कक्षा 9वीं में भी आप लोग ने सीखा हुआ है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के विविध प्रकार कौन से हैं? तो ऊर्जा 2 प्रकार के हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट, मैं गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा बता देता हूं आप लोग को। कक्षा 9वीं में भी आपने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ऊर्जा की इकाई क्या होती है। ऊर्जा की इकाई जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है जूल। क्या होती है ऊर्जा की इकाई? जूल होती है। और 2 प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो पहले गतिज ऊर्जा के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक कैरम खेल रहे हो आप लोग, तो स्ट्राइकर से गोटी मारे आप लोग ने, तो गोटी पहले क्या थी? स्थिति थी। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्राइकर से गोटी को मारा तो गोटी में क्या आ गई? गति आ गई। समझ में आ रहा है? समझा? तो पदार्थ की गतिशील अवस्था में होने कारण, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे यहाँ पर स्ट्राइकर में क्या थी? गतिज ऊर्जा थी। लेकिन यहाँ पर जो गोटी थी उसके अंदर कोई ऊर्जा थी क्या? नहीं थी। ये रुका हुआ था। लेकिन जैसे स्ट्राइकर ने इसको मारा तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी। तो पदार्थ में गति प्राप्त करने की ऊर्जा को क्या कहेंगे? या गतिशील अवस्था के कारण, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण यदि दूसरे पदार्थ को गति मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? गतिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने कक्षा 9वीं में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणे mv² बराबर है। इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ कक्षा 9वीं में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझा? अब स्थितिज ऊर्जा समझ लेते हैं। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? तो आप लोग देखते हो हर एक पदार्थ के पास एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। पदार्थ में विशिष्ट ऊर्जा समाविष्ट होती है। ठीक है ना? स्थान के कारण हो सकता है, विशिष्ट स्थिति के कारण हो सकता है। हर एक पदार्थ में उसके स्थान के कारण, उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण उसके अंदर कुछ ऊर्जा समाविष्ट होती है। उसे क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि मान लीजिए कि एक धनुष बाण है। ठीक है, जब तक आप उसका तीर पीछे नहीं खींचोगे तब तक उसके अंदर ऊर्जा आएगी क्या? नहीं। लेकिन तीर पहले क्या था? वो अपनी स्थिति में था, कुछ विशिष्ट स्थिति में था। जब तक आप उसको पीछे नहीं खींचोगे तब तक उसके अंदर गति आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा, मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ी इलाका पे यहाँ पर एक पिंड है और एक यहाँ पर पिंड है। जब दोनों पिंड नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसके पास रहेगी? सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी इसके पास। और जिसके पास सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी उससे चोट भी ज्यादा लगेगी। समझ में आ रहा है? तो गतिज ऊर्जा मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कक्षा 9वीं में था
mgh क्या होता है स्टूडेंट, mgh पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ठीक है, अब आगे ऊर्जा के विविध रूप कौन कौन से प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, कौन कौन से रूपों में ऊर्जा पाई जाती है। उसमें ऊर्जा आप लोग देख सकते हैं, आपके घर में ओवन होता है, उसमें ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणुक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब क्या ऊर्जा के अलग अलग रूप है, सबके बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है ना, ये क्या ऊर्जा के अलग अलग रूप है। रासायनिक ऊर्जा में आप लोग देखा होगा, वो शुष्क सेल होता है, छोटी वाली सेल, उसके अंदर से आपका घड़ी चलने लग जाती है, वो रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर है। परमाणुक ऊर्जा का उपयोग करके देखो विद्युत निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके सारी चीजें की जा रही है। यांत्रिक ऊर्जा उपयोग करके बड़े बड़े यंत्र चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण भी आपने कक्षा 9 में देखा था कि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होती है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। एक हमारे स्टूडेंट्स है ऊर्जा और ऊर्जा के उपयोग। तो ऊर्जा तो मतलब आपको मालूम पड़ गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा। ठीक है, अब ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हो, जैसे हमारे जीने के लिए क्या चाहिए, अन्न, वस्त्र और निवास, ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आज के युग में ऊर्जा बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है आप लोग के दैनिक जीवन में जिसके अंदर ऊर्जा नहीं लगती है। यहाँ तक कपड़े धोने से लेकर, ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी ऊर्जा चाहिए, कपड़े धोने वाली मशीन हो गई, फिर खाना बनाने का ओवन हो गया। ठीक है, ये हर जगह क्या चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए। फैन, लाइट, ये सब क्या ऊर्जा के अलग अलग रूप है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में पहले अन्न, वस्त्र और निवास, ये 3 चीजों की जरूरत होती थी, लेकिन आज ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। ठीक है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं। पंखे चालू होते हैं, लाइट चालू होती है, लैपटॉप चालू होता है, मोबाइल चार्ज होता है, इसी ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है, यदि ऊर्जा ना रहे तो शायद आधी दुनिया क्या आ जाए, रुक जाए, क्योंकि बिना ऊर्जा के कुछ काम हो ही नहीं सकता आजकल के जीवन में। ठीक है, चलिए, तो हमें विविध कार्यों के लिए विविध ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन, अगर कपड़े इस्त्री करना है तो इस्त्री का उपयोग करेंगे। अगर हमको मोबाइल चलाना है तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे। लाइट के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे, बराबर है। तो अलग अलग कार्यों के हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ स्थानों पर यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ स्थान होते हैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमको एक जगह दूसरी जगह जाना, तो हम लोग किससे जाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो बाइक में क्या होती है स्टूडेंट्स, यांत्रिक ऊर्जा होती है, बराबर। ध्वनि ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे शादी या कोई फंक्शन होता है तो उसके अंदर आप लोग देखिए साउंड सिस्टम होता है, तो वहाँ पर ध्वनि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो कोई मीटिंग होती है, कोई गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर भी ध्वनि ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बिना ध्वनि ऊर्जा के इतनी बड़ी बड़ी फंक्शन से आप इतनी बड़ी बड़ी जो फंक्शंस होते हैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन सब में ध्वनि ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कहीं प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है तो कहीं ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, रात में अगर रोड पे लाइट चाहिए तो प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होगा। ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके अभी हम लोग देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके उसमें सौर चूल्हा आ चुका है। सौर चूल्हा से खाने बनाए जाते हैं, सौर तापक है पानी गर्म करने के लिए। तो अलग अलग ऊर्जा का हमारे दैनिक में अलग अलग जगहों पर उपयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए। स्टूडेंट, जो ऊर्जा के प्रकार हैं वे प्रकार हमारे दैनिक जीवन में लोग कहाँ कहाँ उसका उपयोग करते हैं। जैसे पहला ऊर्जा का प्रकार है विद्युत ऊर्जा। तो इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, इस्त्री में, आयरन करने के लिए, कपड़े आयरन करने के लिए, गीजर, पानी गर्म करने के लिए, हीटर। ठीक है, हीटर जानते हो आप लोग, प्रशीतक, फ्रिज, पंखा, बल्ब, ओवन, लिफ्ट और टीवी, इन सभी चीज़ों में हम लोग विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा ना रहे तो ये सारी चीज़ें चलेंगी क्या, नहीं चलेंगी। ठीक है ना। अब दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, सिलाई मशीन आप लोग जानते हो, मोटरसाइकिल आप लोग जानते हो, बाइक का एग्जांपल दिया था। अलग अलग यंत्र आपके घर में पानी जो पहुंचाता है, मोटर से जो पानी भरते हो, वो भी क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा का काम कर रहा है। उसमें ऊर्जा, भाप पर चलने वाला इंजन, आपको मालूम है जब पहले रेलगाड़ी बनाई गई थी तो भाप से चलती थी, भाप पे चलने वाला रेलगाड़ी। अभी तो मतलब विद्युत ऊर्जा पर चलता है। भट्टी, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, ठीक है ना, ये सारी चीजें किस पे चलती है, ऊष्मा ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा, सौर चूल्हा और सौर ऊष्मा, ऊष्मा मतलब तापक बोल सकते हो। सौर चूल्हे का उपयोग करके हम लोग खाना बना सकते हो और सौर तापक का उपयोग करके पानी गर्म किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग ऊर्जा के प्रकार हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग लाई जाती है। हम लोग हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो ऊपर की तालिका से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऊर्जा हम लोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग अनेक स्थानों पर अनेक कार्यों के लिए करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य करने के लिए हम लोग करेंगे। जैसे
इस्त्री, गीजर, हीटर, प्रशीतक, पंखा, ओवन, लिफ्ट, टीवी आदि उपकरण चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम लोग। सही बात है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इस्त्री के लिए, गीजर के लिए, हीटर, प्रशीतक, पंखा, बल्ब, ये सारी चीजें चलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये ऊर्जा निर्मित कैसे होती है? अगला क्वेश्चन आता है ऊर्जा निर्मित कैसे होती है। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इन सभी चीजों का अगर हमको उपयोग करना है तो हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा की निर्मित होती कैसे? तो यही इसी बारे में हम लोग इस पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है, कैसे कैसे ऊर्जा तैयार की जाती है, अलग अलग साधनों के माध्यम से, अलग अलग ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा किस प्रकार से तैयार की जाती है। स्टूडेंट्स पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी और कहीं भी मिस मत करना बस। चलिए अब आगे, ऊर्जा की निर्मित कैसे की जाती है? तो उसके लिए एक चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है जिसको माइकल फेराडे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा माइकल फेराडे कौन थे। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बताया था। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करके क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाया जाता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिएगा एकदम अच्छे से। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जनित्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जनित्र द्वारा। आपको मालूम होगा विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब किसी की शादी या कुछ फंक्शन होता है, जब लाइट चली जाती है तो वहां पर वो लोग जनित्रों का उपयोग करके लाइट चालू कर देते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए विद्युत जनित्र का इस्तेमाल करते हैं। अब ये विद्युत जनित्र जो होता है वह काम करता है माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये माइकल फेराडे कौन है? माइकल फेराडे ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले आगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित किया जाता है। इससे जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा स्टूडेंट्स तो वहां पर विभवांतर का क्या होगा? निर्माण होगा। याद रखिएगा, जब भी चुंबकीय क्षेत्र बदली होता है तो वहां पर विभवांतर का निर्माण होगा, और जब भी विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा वहां पर प्रवाहित होगी। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा V बराबर IR। विभवांतर जो होता है करंट गुणे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो विद्युत ऊर्जा निर्मित करने के लिए विद्युत जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है, और ये विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो माइकल फेराडे द्वारा बनाया गया था, जिसको सिद्ध किया गया था, उसके आधार पर चलती है। और इसमें क्या होता है? चालक तार, जो भी तार रहेगा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। समझा यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो अभी समझ लेते हैं विभवांतर क्या होता है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमको विभवांतर समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसे कहते हैं? दो भिन्न बिंदुओं या विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है, ये दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम ए है, एक बिंदु का नाम बी है। यहाँ पर धनात्मक चार्ज है, यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज है। तो हमारा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो धन से कहाँ जाती है? ऋण की तरफ जाती है। तो ये धन से ऋण की तरफ जाने में जितना कार्य हुआ, क्या बोल रहे स्टूडेंट्स? ये धन से धनात्मक आयन से, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर जाने में जितना कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। या ये दोनों विभव के बीच में जो अंतर रहेगा, ये धन विभव है और ये ऋण विभव है, इन दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यदि धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लेकर जाते हो तो वहां पर जो कार्य हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। विभवांतर को वोल्ट मीटर में नापा जाता है, वोल्ट मापी द्वारा नापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है? ठीक है, ये मेन टॉपिक है, और यही अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया तो पूरा लेसन आप समझ जाओगे। 70 से 80% टॉपिक यही आपको समझना है। अगर आप ये समझ में आ गए तो पूरा लेसन आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो विद्युत ऊर्जा की निर्मित, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, माइकल फेराडे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? सुनिए मेरी बात। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी चालक रहेगा, ध्यान से देखते जाइएगा, जो भी चालक रहेगा उस चालक के आसपास क्या रहेगा? कुंडली रहेगा। क्या रहेगा? कुंडली। ठीक है, अब इसके चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना? परिवर्तित करना है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना है? परिवर्तित करना है। जब आप लोग चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करोगे तो विभवांतर का क्या होगा? निर्माण होगा। अब जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं। चालक है, ठीक है, ये चालक के चारों ओर विद्युत धारा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र बदली करना पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र बदली करना पड़ेगा आपको। जब आप चुंबकीय क्षेत्र बदली करोगे तो क्या होगा? विभवांतर का क्या होगा? वहां पर निर्माण होगा। समझते जाइएगा नंबर से। विभवांतर का निर्माण होगा तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा।
तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बदली कैसे किया जाए, तो माइकल फैराडे ने बताया कि अगर चुंबकीय क्षेत्रों को आपको बदली करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो खेल है वो चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर है। यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र बदली हो गया तो विभवांतर का निर्माण होगा, यदि विभवांतर का निर्माण हो गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेन कंडीशन क्या आती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र बदली कैसे होगा, तो माइकल फैराडे ने क्या बोला, यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र बदली करना है तो क्या तरीका है, दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप चालक को स्थिर रखो, जो भी चालक है, जो भी वायर है आपका, उसको स्थिर रखो। ठीक है, चालक को स्थिर रखो और क्या करो, चुंबक को गोल गोल क्या करो, घुमाओ। चुंबक को क्या करो, गोल गोल घुमाओ, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बदली होगा। पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोला कि आप चुंबक को स्थिर रखो, आप चुंबक को स्थिर रखो और जो चालक तार है उसको गोल गोल घुमाओ, तो चुंबकीय क्षेत्र बदली होगा। तो दो कंडीशन समझ में आ गई कि चुंबकीय क्षेत्र बदली कब होगा, क्योंकि हमारे पास दो चन है, एक चुंबक है और एक चालक तार है, एक चुंबक और चालक तार। जब चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा तो चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होने के बाद विभवांतर का निर्माण होगा, विभवांतर निर्माण होने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो दो कंडीशन होती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र बदली कैसे किया जाए। तो मैंने बताया दो तरीका है उसको बदली करने का। पहली बार चालक को स्थिर रख के चुंबक को घुमाओ। ठीक है, चालक को स्थिर रखो और चुंबक को घुमाओ तो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। दूसरी कंडीशन है कि चुंबक को स्थिर रखो और चालक को घुमाओ, तो इससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदली होगा। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र बदली होगा तो विभवांतर निर्माण होगा, और विभवांतर जब भी निर्माण होगा तो विद्युत धारा का वहां पर निर्माण होगा। ठीक है, यह किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए सीख लेते हैं। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज की। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत का उत्पादन करने के लिए, विद्युत धारा तैयार करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो माइकल फैराडे ने बताया था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है। इनका सिद्धांत क्या बोलता है, इनका सिद्धांत बोलता है यदि कोई आपके पास चालक है, चालक के आसपास यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र बदली किया, क्या बदली किया स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र अगर आपने बदली किया, यदि आप चुंबकीय क्षेत्र बदली करते हो तो क्या निर्माण होगा, विभवांतर का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होगा, और जब भी विभवांतर निर्माण होगा तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसको याद रखिएगा। तो अभी कंडीशन आती है कि वो चुंबकीय क्षेत्र तैयार कैसे किया जाए। तो इन्होंने दो तरीके बताए थे, दो तरीका बताया था। पहला तरीका देखो 5वां पॉइंट में, विद्युत वाहक तार स्थिर हो। ये जो विद्युत वाहक तार रहेगा ये क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, गोल 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 रहेगा, ये स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तार है, इसके अंदर एक चुंबक रहेगा स्टूडेंट्स, एक इसके अंदर क्या रहेगा, चुंबक रहेगा। ये चुंबक क्या रहेगा, इसके अंदर गोल 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 क्या होगा, घूमता रहेगा। ठीक है, यहां तक समझा। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बदली हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि आप चुंबक को स्थिर रखो और जो तार है उसको गोल 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 घुमाओ तो चुंबकीय क्षेत्र बदली होगा। ठीक है, अब चुंबक स्थिर हो, विद्युत वाहक तार घूमती रहे तो विद्युत वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। इन दो तरीकों से विद्युत वाहक तार में विभवांतर का निर्माण होता है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स ये चौथा और 5वां पॉइंट आपको समझाए तो समझ लीजिए आप पूरा पाठ आपका आसान लगेगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे कौन थे, इन्होंने विद्युत ऊर्जा कैसे तैयार की जाए इसके ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बराबर, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस प्रेरण के आधार पर उन्होंने बताया यदि आपको विद्युत धारा तैयार करनी है तो विभवांतर का निर्माण होना चाहिए। और विभवांतर कैसे निर्माण होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र बदली होगा तो विभवांतर का निर्माण होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदली किया जाए तो उन्होंने दो तरीके बताए हैं। 5वां पॉइंट और 6ठे पॉइंट में लिखा, उन्होंने बोला पहली बार जो चालक तार है उसको स्थिर रखो और चुंबक को घुमाओ, चुंबकीय क्षेत्र बदली हो जाए। अब जब चुंबकीय क्षेत्र बदली होगा तो विभवांतर का निर्माण होगा। अब जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका उन्होंने बोला चुंबक को स्थिर रखो और जो चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको घुमाओ तो विभवांतर का निर्माण होगा, और विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। इस तरह करके आप विभवांतर का निर्माण कर सकते हो और यही विभवांतर आगे जाके विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण करेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर माइकल फैराडे का जो नियम है उसको आकृति की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बीच में क्या है, चुंबक है, और इसके चारों तरफ क्या है स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ क्या लगाई गई है, देखो यहाँ पर ये लगाया गया है वाहक तार, विद्युत वाहक तार। अब इसको घूर्णन, गोल घुमाने वाला जो होता है, ये क्या करेगा, चुंबक को गोल 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 क्या करेगा, घुमाएगा, और जिसकी वजह से चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर निर्माण होगी। आपको कक्षा 8वीं 9वीं में आपने सीखा होगा, चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर निर्माण होगी, और जब भी चुंबकीय बल रेखा वहाँ पर निर्माण होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो यहाँ पर विभवांतर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हो जाएगा, विभवांतर का निर्माण होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का निर्माण होगा। यहाँ पर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश तक जाने में विभवांतर निर्माण होगा, और इसको वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाया जाएगा। दिख रहा, प्रेरित विभवांतर वोल्ट मीटर का निर्माण होता है, दिख रहा विभवांतर यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस विभवांतर के माध्यम से विद्युत धारा क्या होगी, तैयार की जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, मोटर है, ठीक है, घूमता हुआ विद्युत चुंबक। यहाँ पर विद्युत चुंबक क्या होगा, घूमता रहेगा, और विद्युत धारा यहाँ पर क्या होगी, तैयार होगी। और ये मोटर, विद्युत मोटर, और इसके द्वारा इसके अंदर क्या लगाएगा, चुंबक रहेगा, ठीक है, इसके अंदर ये सब सारी चीजें जो हैं ये सब इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, और बाद में इससे विद्युत ऊर्जा तैयार की जाएगी। स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये टरबाइन है। क्या है, ये टरबाइन है। इस टरबाइन के बारे में लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है, समझ में आ गया क्या आगे स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित विद्युत निर्मित करने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र कहते हैं। जो इस सिद्धांत पर आधारित विद्युत ऊर्जा तैयार करेगा उस यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी चुंबक को कौन घुमाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अगर आपको चुंबक घुमाओगे तो विद्युत धारा तैयार होगी, ठीक है। जब आप चुंबक घुमाओगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो विभवांतर का निर्माण होगा, और जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि चुंबक को कौन घुमाएगा, तो चुंबक को घुमाएगा टरबाइन। चुंबक को कौन घुमाएगा, टरबाइन। टरबाइन जब चुंबक को घुमाएगा तो वहां पर वाहक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, उसके बाद आपको मालूम है। अब इसके अंदर होते हैं पाते। ये जो टरबाइन होता है, ये देखो टरबाइन दिख रहा है, इसमें क्या है, पाते हैं, ठीक है ना, पाते हैं। अब ये पाता जो रहेगा वो द्रव या वायु के प्रवाह से क्या रहेगा, गोल 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 घूमने लग जाएगा, ठीक है। ये पाता द्रव के माध्यम से या वायु के माध्यम से गोल 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 क्या होगा, घूमने लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो टरबाइन है ये किससे जुड़ा होता है, ये जनित्र से जुड़ा होता है। ये जनित्र के अंदर होता है, देखो यहाँ पर जो हिस्सा है ना, ये हिस्से की बात करो जो राउंड दिख रहा है, ये जनित्र से जुड़ा होता है। अब इस पाते को घुमाने के लिए, मेरी बात ध्यान सुनते जाना, इस पाते को घुमाने के लिए आपको द्रव या तो वायु चाहिए, जिसकी वजह से टरबाइन गोल 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 घूमेगा। अब जब टरबाइन गोल गोल घूमेगा तो इससे क्या होगा, इससे चुंबक घूमेगा। क्या घूमेगा, चुंबक। अब जब चुंबक घूमेगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो वहां पर विभवांतर का निर्माण होगा। अब जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे। टरबाइन इन पातों को द्रव वायु प्रवाहित करने पर गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन के पाते घूमने लग जाते हैं। ये टरबाइन विद्युत जनित्र से जुड़े होते हैं। जनित्र का चुंबक घूमने लगता है, विद्युत धारा निर्मित हो जाती है। चुंबकीय प्रेरण के इस सिद्धांत पर विद्युत निर्मित करने वाले जनित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपको विद्युत निर्मित करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको विद्युत जनित्र की जरूरत पड़ेगी। जनित्र घुमाने के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है, सही बात है। आपको जनित्र को अगर आपको घुमाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, टरबाइन। टरबाइन घुमाने के लिए ऊर्जा स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य हो सकता है, पवन हो सकता है, ठीक है ना, फिर परमाणु हो सकता है। ये ऊर्जा स्रोत क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे ऊर्जा स्रोत क्या रहेगा। ऊर्जा स्रोत अलग अलग होने की वजह से इसमें जो ऊर्जा निर्मित केंद्र है वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। सबका जो ऊर्जा निर्मित केंद्र है वो अलग अलग रहेगा, और प्रत्येक प्रकार में लाई जाने टरबाइन की रूपरेखा भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। समझा स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रवाह तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत ऊर्जा तैयार कैसे होती है, और इसके बाद मैं एक शॉर्ट बताऊंगा कैसे ऊर्जा तैयार हो रही है। टरबाइन घुमाने के लिए सुयोग्य स्रोत। अब टरबाइन घूमेगा तो जनित्र घूमेगा, ठीक है। जनित्र घूमेगा तो विद्युत धारा तैयार होगी। समझ में आ गया इतना। चलिए अब मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि आपको किसको घुमाना है, टरबाइन। किसको घुमाना है, टरबाइन। देखिए एकदम ध्यान से दीजिए। टरबाइन में क्या होते हैं, पाते होते हैं। क्या होते हैं, पाते। ये टरबाइन के पाते कौन घुमाएगा, ऊर्जा स्रोत।
ये ऊर्जा स्रोत कौन हो सकते हैं? सूर्य हो सकता है, पानी हो सकता है, पवन ऊर्जा हो सकता है, जिसके माध्यम से पाते घूमेंगे, जिसकी वजह से टरबाइन घूमेगा। अब टरबाइन जुड़ा होता है किससे? जनित्र से। किससे जुड़ा होता है? जनित्र से। ठीक है। अब जनित्र में क्या होता है? जनित्र में होता है चुंबक। क्या होता है? चुंबक। तो सही बात है, यहां तक समझा। अब पाते जब जनित्र घूमेगा, ठीक है, जनित्र के अंदर जो चुंबक घूमेगा, चुंबक क्या, ये जनित्र नहीं घूमेगा, जनित्र के अंदर जो चुंबक रहेगा वो घूमना शुरू कर देगा। ये घूमेगा तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। ठीक है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा स्टूडेंट्स, वहां पर विभवांतर का निर्माण होगा। विभवांतर का निर्माण। अब जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा वहां से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यहां तक समझा क्या आप लोगों को? तो आपको बेसिकली क्या करना है, विद्युत धारा अगर तैयार करना है तो आपके पास कोई ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। आप ये ऊर्जा स्रोत क्या करेगा? टरबाइन के पाते को घुमाएगा। ठीक है। ये ऊर्जा स्रोत क्या करेगा? टरबाइन के पाते घुमाएगा, जिसकी वजह से जनित्र में जो चुंबक है, जनित्र के अंदर, ये जनित्र के अंदर जो चुंबक है, ये चुंबक घूमेगा। अब जब चुंबक घूमेगा तो आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना है। ठीक है ना। विद्युत धारा तैयार करनी तो चुंबकीय क्षेत्र बदलना पड़ेगा। तो इस चुंबक घूमने की वजह से उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बदली होगा। चुंबकीय क्षेत्र बदली जब हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वहां पर विभवांतर का क्या होगा? निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? विभवांतर। अब जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको पूरा प्रोसेस? समझा स्टूडेंट्स? यही था यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि विद्युत धारा तैयार कैसे होती है। और माइकल फेराडे ने जो नियम बनाए हैं, ठीक है ना, यदि आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विभवांतर का निर्माण करना पड़ेगा। और विभवांतर निर्माण करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र बदली करना पड़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र बदली करने के लिए चुंबक का गोल गोल घूमना जरूरी है। और चुंबक का गोल गोल घुमाने के लिए टरबाइन का पाता घूमना जरूरी है। और टरबाइन के पाते कौन घुमाएंगे? ऊर्जा स्रोत घुमाएंगे। ऊर्जा स्रोत क्या हो सकता है? सूर्य हो सकता है, पवन हो सकता है, पानी हो सकता है, परमाणु हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में लोग इतनी करने वाले हैं। आज का वीडियो जो था वो परिचय था सिर्फ कि ऊर्जा तैयार कैसे की जाती है। लेकिन आज हम लोग अटके हुए हैं स्रोत पर। किस पे अटके हुए हैं? स्रोत। कि स्रोत क्या रहेगा? सूर्य रहेगा, पवन रहेगा और परमाणु रहेगा। ठीक है ना। अब ये स्रोतों से ऊर्जा कैसे तैयार होगी, ये आने वाली वीडियोज में आपको पता चलेगा कि जब स्रोत आपका पानी रहेगा तो ऊर्जा कैसे तैयार होगी, जब स्रोत आपका पवन रहेगा तो ऊर्जा कैसे तैयार होगी, जब स्रोत आपका परमाणु रहेगा तो ऊर्जा कैसे तैयार होगी। तो इन सब के लिए आपको आगे आने वाली वीडियोस को एकदम अच्छे से देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये वीडियो में हमने खाली परिचय देखा है। आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छे डिटेल में बताऊंगा। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पूरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।